हमने आपके आंदोलन में देखे कई बार आपने राजकीय पार्टियों को भी दोषी ठहराया, सभी पार्टियों को। उसमें आपने एमआईएम का भी विरोध किया और एमआईएम ही आपने क्यों एक्सेप्ट किया? और मतलब ये चाहते हैं कि जैसा कि आपने एमआईएम ज्वाइन किया और मुस्लिम आरक्षण का रास्ता साफ होगा। सत्ता की प्रक्रिया में तो आ भी नहीं सकेगी एमआईएम कि हमने जहाँ पर भी चुनाव देखे हैं, कभी जितने सीट होते हैं तो उतने सीट तो लड़ती नहीं, तो सत्ता में कैसे आएगी? 25 साल मैंने सोशल मूवमेंट में दिए हैं और समाज की हर समस्या, सिर्फ मुसलमानों की नहीं, मुसलमानों के अलावा भी जो लोग हैं जो सामाजिक समस्या से पीड़ित हैं, उन समस्याओं को लेकर के मैंने लड़ा है। पिछले 20 सालों से मुस्लिम आरक्षण के लिए पूरे महाराष्ट्र भर में आवाज़ उठाने वाले, विविध प्रकार के आंदोलन करने, प्रशासन को जागरूक करने का काम करने वाले मोहसिन खान, आज हम उनसे बात करते हैं कि वो कुछ दिन पहले ही एमआईएम पार्टी में प्रवेश किए। हम उन्हें जानना चाहते हैं कि मोहसिन खान साहब, आपने एमआईएम ज्वाइन की और मुस्लिम आरक्षण की मुहिम, ये दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा? गत कई वर्षों से, तकरीबन 25 साल से मैंने मुस्लिम आरक्षण, शिक्षण संरक्षण इस मुद्दे पर काम किया है। लेकिन काम करते समय जब सरकारें थी और अब की जो सरकारें हैं, इसके अंदर बहुत फ़र्क महसूस होता है। क्योंकि पिछली सरकारें सामाजिक मूवमेंट किसी भी प्रकार का हो, किसी का भी हो, उसकी दखल लिया करते थे। लेकिन अभी ये हुआ है 2014 के बाद कि जो सरकार केंद्र में बनी या राज्य में बनी, मुसलमानों के प्रति, मुसलमानों तो छोड़ दो, मुसलमानों के अलावा भी जो मूवमेंट चलने वाले हैं, ऐसे लोगों के प्रति भी इनकी गंभीरता दिखाई नहीं देती। और जिन आंदोलनों को लेकर के हमने महाराष्ट्र भर में काम किया, उसके बाद महाराष्ट्र में किसी भी सियासी पार्टी ने इसकी दखल नहीं ली। मुसलमानों के मसले मसाइल को लेकर के किसी ने भी उसकी गंभीरता नहीं ली। इसलिए मुझे लगता है कि राजनीतिक विकल्प ही मुसलमानों की समस्याओं का निवारण है, इसलिए मैंने पार्टी ज्वाइन की। जिस तरीके के आपके आंदोलन होते थे, हमने आपके आंदोलन में देखे कई बार आपने राजकीय पार्टियों को भी दोषी ठहराया, सभी पार्टियों को। उसमें आपने एमआईएम का भी विरोध किया, लेकिन एमआईएम ही आपने क्यों एक्सेप्ट किया? देखिए, उसके कारण ये है कि मैं एक बोलूँ, महाराष्ट्र का मराठी भाषिक मुसलमान, महाराष्ट्र में जितने तरीके से जो आंदोलन विभिन्न प्रकार के मैंने जो चलाए थे, वो अलग नहीं थे। वो मुसलमानों के सामाजिक समस्याओं को लेकर ही चलाए गए थे। और मैंने हर पार्टी का विरोध किया है। मैंने यहाँ तक, आपने बताया कि एमआईएम का मैंने विरोध किया, हाँ मैंने किया था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के हिस्से को लेकर के मैंने एमआईएम का विरोध किया था, क्योंकि पार्टी नहीं है। मैंने जातीय समीकरण के आधार पर मैंने नहीं किया था। लेकिन मुझे क्या लगता है कि जब सामाजिक क्षेत्र में आप काम करते हो और आपके निवेदन है, मेमोरेंडम है, जो सत्ता पक्ष में बैठती है, सरकार बनाती है, निवेदन निदर्शन उनके खिलाफ ही किया जाता है। और यही हुआ महाराष्ट्र में। जो प्रकार की जो सरकारें जिन सियासी पार्टियों की बनी, उन तक हमने निवेदन दिए, धरने किए, उन्हीं के खिलाफ किए। अब रही बात एमआईएम की, एमआईएम क्यों? ऐसे बहुत से लोगों का कहना है एमआईएम क्यों? एमआईएम के इसलिए, मी मराठीत म्हणतो ना, ताकाला जाऊन गाडगला पावणार नाही। मैं मराठी भाषिक मुसलमान हूँ और मराठी भाषिक मुसलमानों की जो समस्याएं हैं, मराठी माध्यम से जो सरकारें हैं, जो मुस्लिम के अलावा जो पार्टियां हैं, उन तक पहुंचाने का जरिया मैंने एमआईएम को चुना। नहीं, आपने एमआईएम ज्वाइन किया, उसके बाद आप मुस्लिम आरक्षण की मुहिम को किस तरह लेंगे? महाराष्ट्र में जिस तरीके से मेरी प्राथमिकता यही रहेगी, मैं एमआईएम में हूँ तो मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि मुसलमानों के, महाराष्ट्र के मुसलमानों को लेकर के जिस तरीके का आरक्षण का मुद्दा हमने राज्यव्यापी चलाया, उसी तरह का मुद्दा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आंध्र प्रदेश में चलाया, तेलंगाना में चलाया, अभी देश भर में चला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मुसलमानों के अभी मैंने बोला ना, जिनको हम वोट देकर के सत्ता में बिठाते थे, वो कांग्रेस होगी, राष्ट्रवादी कांग्रेस होगी, सेना होगी, भाजपा होगी, जिन लोगों के खिलाफ हम आंदोलन किया करते थे, वो आज पार्टियां बात करने पे आमादा नहीं है। ऐसा कि आपने एमआईएम ज्वाइन किया और मुस्लिम आरक्षण का रास्ता साफ होगा? नहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगा, कि मैं ये नहीं बता रहा हूँ। अगर आपको आरक्षण का रास्ता साफ करना है तो आपको सत्ता में बैठना पड़ेगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। लातूर की महानगर पालिका एक ऐसी महानगर पालिका है पूरे महाराष्ट्र की, जहाँ पे सत्ता पक्ष भी इनका है और विपक्ष का भी इनका नेता है, माना जाता है। मुझे लगता है अब राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं। भविष्य में एमआईएम अगर अपना किरदार, अगर मैं बोलता 288 जब सीट है और सरकार बनाने के लिए जो आंकड़ा लगता है, उसमें समझो अगर 2 सीट अगर किसी को कम पड़ते तो एमआईएम के पास 2 विधायक हैं, सत्ता की चाबी इनके हाथ में होती। उसी तरह महापालिका जैसे बनी है, यहाँ पे सिर्फ एक
एक उम्मीदवार के चलते इनकी सत्ता और विपक्ष दोनों भी बना बैठा है। कल एमआईएम के अगर पार्षद होते, विधायक होते, तो सरकार बनाने की प्रक्रिया में ये शामिल होते। इसीलिए एमआईएम में खड़ा होकर के एमआईएम के प्रति अपने उम्मीदवार खड़ा करके समाज को न्याय दिला सकते हैं। अब आगे किस तरीके की भूमिका रहेगी, मतलब मुस्लिम आरक्षण को लेकर आप क्या करेंगे यहाँ से? महाराष्ट्र में जिस तरीके से जो आंदोलन चले, जो मूवमेंट चले, इन मूवमेंट को लेकर के जिस तरीके से आरक्षण के जो जितने भी मूवमेंट के लोग थे, आज कांग्रेस तो आपको पूछ नहीं रहे, आपको राष्ट्रवादी पूछ नहीं रहे, जो भी धर्मनिरपेक्ष कहने वाली पार्टियां हैं आज वो मुसलमानों के प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाती हैं। लेकिन एमआईएम एक ऐसा वाहिद पक्ष और पार्टी दिखाई देती है जहां मुसलमानों के हक और हुकूक की लड़ाई लड़ी जा सकती है, और इसीलिए यहाँ पे भी मुस्लिम आरक्षण की लड़ाई तेज करने का मेरा प्रयास रहेगा। जैसा कि आप एमआईएम ज्वाइन हो गए और मुसलमानों को इकट्ठा करना है, आरक्षण लेना आसान होगा? नहीं, देखिए, जब तक आप सत्ता की प्रक्रिया में नहीं आओगे, क्योंकि मैंने ये बताया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस सत्ता की प्रक्रिया में तो आ भी नहीं सकेगी एमआईएम कि हमने जहाँ पर भी चुनाव देखे हैं, कभी जितने सीट होते हैं तो उतने सीट तो लड़ती नहीं, तो सत्ता में कैसे आएगी? नहीं, करेंगे इंशाल्लाह। मैं बोल रहा हूँ ना, अभी ये हमारा प्रयास है जिस तरीके से। नहीं, हमने अभी तक देखा बहुत, जैसे कि जिस राज्यों में जितने भी चुनाव हुए हैं। सही है, लेकिन पिछले दिनों में जिस तरीके के गठबंधन की बात हो रही है, अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव है, वहाँ पे गठबंधन कुछ वहाँ के जो पार्टियां हैं उनके साथ लेकर के चल रहा है, उसी तरीके के गठबंधन आने वाले भविष्य में बना सकते हैं, हो सकता है ना। अगर कुछ गठबंधन बनते हैं और सत्ता के विकल्प अगर खड़े होते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं। अगर एमआईएम सिर्फ अकेली ये नहीं करके, अगर जितनी ताकत है उतने तो मैंने बताया ना, सत्ता के समीकरण बदल रहे हैं, 2 विधायक हैं, 2 पार्षद हैं, इनके ऊपर सत्ता का पूरा दारोमदार है। वो कभी इस ऊँट बैठते हैं, कभी उस ऊँट बैठते हैं। तो मुझे लगता है कि सत्ता के समीकरण के आधार पर ही मुसलमानों का कल्याण किया जा सकता है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि जैसे कि आपने सियासी पार्टी ज्वाइन की और आरक्षण के लिए आपकी आवाज़ कम हो जाए और सियासी रुझान आपकी तरफ जो है वो ज़्यादा हो जाए? देखिए, मैंने 25 साल मैंने सोशल मूवमेंट में दिए हैं, और समाज की हर समस्या, सिर्फ मुसलमानों की नहीं, मुसलमानों के अलावा भी जो लोग हैं जो सामाजिक समस्या से पीड़ित हैं, उन समस्याओं को लेकर के मैंने लड़ा है। और वही मेरा सोशल पॉलिटिक्स का एजेंडा, मैंने जिस दिन शामिल हुआ एमआईएम में, उस दिन भी मैंने ये कहा और आज भी यही कह रहा हूँ कि मैं आने वाले भविष्य में सोशल पॉलिटिक्स, जो लोग पॉलिटिक्स को दूर रख करके, पॉलिटिक्स से किनारा करके कि क्या होता है सत्ता में, कुछ नहीं होता, यूँ होता है, मैं ठीक है मानता था, पहले चलता था। 2014 के पहले सत्ता के समीकरण, राजनीतिक विकल्प ये सामाजिक क्षेत्र से गुजरते थे। लेकिन आज ऐसा हो, सामाजिक क्षेत्र की जितनी भी मूवमेंट है ये ख़त्म कर दी गई। अभी सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग, जो मुस्लिम आरक्षण पर लड़ने वाले लोग, सामाजिक समस्याओं पर लड़ने वाले लोग आज हताश हैं, परेशान हैं। और उसका मैं भी एक ये मानता हूँ कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, तो हमें यह लगता है कि ऐसे विकल्प को चुनना चाहिए और राजनीतिक स्तर पे आपने आना चाहिए। तो आपको कोई कमिटमेंट हुआ है, किस बेस पे आपने प्रवेश किया सर? नहीं, मेरी कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं हुई, लेकिन इतना तय है कि एमआईएम मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, हमारे सांसद महाराष्ट्र के माननीय खासदार इम्तियाज़ जलील साहब हैं, डॉक्टर गफ़ार कादरी हैं, विभाग के प्रमुख मेरे दोस्त फिरोज़ लाला हैं, इनसे मैंने बात की और इन्होंने मुझे आश्वासित किया है कि जो फ्रीडम मुझे सामाजिक क्षेत्र में काम करने के लिए दिया जाता था उस तरीके का मुझे भी दिया जाएगा, और जो पार्टी मुझे जिम्मेदारी देगी वो जिम्मेदारी लेकर के मैं काम करने के लिए